हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू एमसीक्यूज। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट शेक्सपियर अप्रोक्सीमेट्स द रिमोट एंड फैमिलियराइजेस द वंडरफुल? फर्स्ट ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, सेकंड डॉक्टर जॉनसन, थर्ड बेन जॉनसन एंड फोर्थ टी.एस. इलियट। तो जवाब दीजिए जल्दी से। इट इज डॉक्टर जॉनसन। Dr. Johnson, in his preface to Shakespeare, wrote that Shakespeare approximates the remote and familiarizes the wonderful. In his preface to Shakespeare, Dr. Johnson praises Shakespeare. Next question देखते हैं। In Tradition and the Individual Talent, T.S. Eliot offers a critique of romantic position, historical position, classical position, एरिस्टोटल्स पोजीशन। टी.एस. इलियट का एक ऐसे है बहुत ही प्यारा सा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उन्होंने क्रिटिक किया है किसका? रोमांटिक पोजीशन का, हिस्टोरिकल पोजीशन का, क्लासिकल पोजीशन का या एरिस्टोटल्स पोजीशन का। तो हमारा आंसर है रोमांटिक पोजीशन। इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, टी.एस. इलियट opposes the romantic conception by advancing his theory of the impersonality in art and opines that the artistic process is a process of depersonalization and that the artist will surrender himself totally to the creative work. टी.एस. इलियट कहते हैं ये जो आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है इसको डीपर्सनल होना चाहिए। एक आर्टिस्ट को अपनी खुद की फीलिंग्स, अपने थॉट्स, इमोशंस अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड इलस्ट्रेट्स द टचस्टोन मेथड विदाउट चूजिंग पैसेजेस फ्रॉम। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने बुक द स्टडी ऑफ पोएट्री में टचस्टोन मेथड प्रेजेंट किया है। टचस्टोन मेथड क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो कौन से ग्रेट राइटर्स हैं जिनको टचस्टोन मेथड के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने चूज नहीं किया है? इनमें से वो कौन से ग्रेट राइटर हैं? दांते, होमर, सफो या शेक्सपियर? इनमें से कौन सा वो ग्रेट राइटर है जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड टचस्टोन पैसेज लेने के लिए उचित नहीं समझते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं? दैट इज सफो। अब हम आपको बता दें कि वो कौन कौन से ग्रेट राइटर्स हैं जिनके लिखे गए वर्क्स को मैथ्यू अर्नोल्ड टचस्टोन मेथड के लिए उपयुक्त समझते हैं। एंड दीज आर वर्ड्सवर्थ, गोथे, शेक्सपियर, होमर, मिल्टन, दांते एंड सोफोक्लीज। आगे बढ़ते हैं। इज व्हेन ए मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ये कोट है, इसका जो पहला वर्ड है वो आपको चूज करना है। ये कोटेशन किसके लिए लिखी गई है? ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन है इनमें से कौन सा वर्ड है जिसके लिए ये पूरी डिस्क्रिप्शन है? एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांसफर्ड एपिटाइट। बताइए। आंसर है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये टर्म किसने कॉइन किया था? याद होगा आप लोगों को, जॉन कीट्स ने। कीट्स coined the term negative capability in a letter he wrote to his brothers George and Tom in 1817. 1817 में कीट्स ने अपने ब्रदर्स को एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉइन किया था। एंड ही वाज so much impressed with the works of Shakespeare that he coined this term in this reference. Inspired by Shakespeare's work, he described it as being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. और ये उन्होंने शब्द किन से प्रभावित होकर कॉइन किया था? शेक्सपियर के वर्क से।
उनके लिए उन्होंने लिखा था, he describes as, उनके वर्क को उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया, being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर से एक ब्लैंक दिया हुआ है. नेक्स्ट लिखा हुआ है, who said honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. कि जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी लिटरेरी वर्क का ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो यू मस्ट डिपेंड अपॉन द पोएट्री एंड नॉट अपॉन द पोएट. तुमको पोएट्री जो में टेक्स्ट लिखा हुआ है जो पोएट्री का, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि पोएट की इंडिविजुअलिटी के ऊपर. तो हु सेड दिस? आई ए रिचर्ड, डब्ल्यू बी ईस्ट, नॉर्थरॉप फ्राई या टी एस इलियट? It is T.S. Eliot. Honest criticism and sensitive appreciation are directed not upon the poet but upon the poetry. Elucidate with reference to T.S. Eliot's Tradition and the Individual Talent. उन्होंने अपने ऐसे Tradition and the Individual Talent में ये वक्तव्य कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर अगेंस्ट चार्जेस ऑफ. डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में शेक्सपियर की प्रेज की है और उन्हें डिफेंड किया है अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ वल्गैरिटी, वर्बोसिटी, डिसरिगार्ड ऑफ द यूनिटीज या फिर एनार्कोनिज्म. आंसर दीजिए. इट इज disregard of the unities. As you know very well that Shakespeare does not follow the three unities of time, place and action in his dramas. But फिर भी उनकी प्रेज करते हैं डॉक्टर जॉनसन, और क्या कहते हैं? वो कहते हैं Shakespeare's histories, the unities of time, place and action are largely irrelevant, since in his plays the changes of action be so prepared as to be understood, that the incidents be various and affecting, and the characters consistent, natural and distinct. आगे बढ़ते हैं. Matthew Arnold refers to the English middle class as barbarians, populace, Philistines या traders. आंसर है फिलिस्तीन. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. इन कल्चर एंड एनार्की, मैथ्यू आर्नोल्ड डिवाइड्स सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस. फर्स्ट इज बार्बेरियन, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. सेकंड फिलिस्तीन्स, द मिडिल क्लास, बैंकर्स, आर्टिजन्स एंड शॉप ओनर्स. एंड थर्ड इज पॉपुलस, कॉमनर्स, वेज लेबरर्स, टीनेंट्स एंड सो ऑन. तीन भागों में उन्होंने समाज को विभाजित किया. उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग. उच्च वर्ग, द अपर क्लास इज कॉल्ड बार्बेरियंस, एंड मिडिल क्लास फिलिस्तीन्स, एंड लोअर क्लास पॉपुलस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु सेड द ओनली मेथड इज टू बी वेरी इंटेलिजेंट. उस क्रिटिक का नाम बताइए जिसने ये कहा था कि क्रिटिसिज्म करने के लिए बंदे को केवल एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्या है? दैट ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट. क्लिंथ ब्रुक, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, केनेथ बर्क. बताइए कौन है वो? इट इज टी.एस. इलियट, जो ये कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए एक क्रिटिक को वेरी इंटेलिजेंट होना चाहिए. ये मेथड सर्वोपरि है. आगे बढ़ते हैं. कैथार्सिस इन एरिस्टोटल इज. कैथार्सिस, ये वर्ड तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा. कैथार्सिस का क्या मतलब है? प्यूरिफिकेशन, परगेशन, रिलीज या फिर ऑल द थ्री. आंसर आप लोगों के पास है all the three. In chapter number 6 of Poetics, as you know very well that Poetics is written by Aristotle, and in chapter number 6, याद रखिएगा, in chapter number 6 this word catharsis is presented.
Aristotle discusses briefly the concept of catharsis in chapter number 6. This is the only time in the Poetics that the term is mentioned. केवल एक ही बार ये टर्म मेंशन किया गया पोएटिक्स में, चैप्टर नंबर 6 में। आगे बढ़ते हैं। Aristotle says that there cannot be a tragedy without character, plot, embellishment और spectacle। इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना ट्रेजेडी लिख पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है? आंसर है प्लॉट। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, देयर मे बी वन विदाउट कैरेक्टर। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। प्लॉट मीन्स एक्शंस, एक्शंस के बिना ट्रेजेडी लिख पाना असंभव है। कैरेक्टर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। Who described Dryden as a father of English criticism? किसने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, डॉक्टर जॉनसन ने, आई.सी. नाइट्स ने, अलेक्जेंडर पोप ने? किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन टर्म्ड जॉन ड्राइडन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is touchstone in Arnold's view? अभी अभी हमने touchstone के बारे में बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। तो what is touchstone? Arnold के अकॉर्डिंग touchstone क्या है? Aesthetic principle laid down in classical literature. Number 2, the reader's original impression of the text. Number 3, instances of great writing providing a yardstick. या नंबर 4, स्टैंडर्ड सेट डाउन बाय द फ्रेंच एकेडमी। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है कि टचस्टोन मेथड में ग्रेट राइटर्स के वर्क्स में से कुछ ग्रेट लाइंस उठा ली जाती हैं और उनका कंपेयर किया जाता है एज अ टचस्टोन न्यू राइटर्स के वर्क्स की कुछ लाइन से। और अगर न्यू राइटर्स के वर्क्स की वो लाइन हमको उसी तरीके से मोहित कर लेती है, उसी तरीके से ऑरा क्रिएट कर लेती हैं जिस तरीके से वो ग्रेट राइटर्स की लिखी हुई लाइंस क्रिएट कर रही हैं, तो वो जो नया वर्क है, जो नए राइटर का लिखा हुआ वर्क है, वो ग्रेट है, वैल्यूएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब आप इसमें से मेरे को बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? इट इज सी, इंस्टेंसेस ऑफ ग्रेट राइटिंग प्रोवाइडिंग अ यार्डस्टिक। इंस्टेंसेस, उदाहरण, ऑफ ग्रेट राइटिंग प्रोवाइडिंग अ यार्डस्टिक। ग्रेट राइटर्स के ग्रेट वर्क्स में से उठाए गए उदाहरण जो हमको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराते हैं कि राइटिंग का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे अगर लो है तो वो राइटिंग बिलो स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड्स को एक मापदंड के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इन लाइंस को एक मापदंड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। विच इज द ओनली नॉवेल बाय डिकेंस एनालाइज्ड इन डिटेल बाय एफ.आर. लुइस इन द ग्रेट ट्रेडिशन। एफ.आर. लुइस ने ग्रेट ट्रेडिशन लिखा है, उसमें उन्होंने डिकेंस का कौन सा वाला नॉवेल एनालाइज किया है डिटेल में? ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, अ टेल ऑफ टू सिटीज। सारे के सारे नॉवेल्स डिकेंस के ही हैं, लेकिन इनमें से केवल एक नॉवेल को ही एफ.आर. लुइस ने अपने ग्रेट ट्रेडिशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज हार्ड टाइम्स। लुइस disparaged Dickens except for his novel Hard Times. लुइस जो हैं डिकेंस को नापसंद करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, केवल उनका एक नॉवेल हार्ड टाइम्स वो योग्य समझते हैं एक्सप्लेन करने के, केवल उसी को वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि डिकेंस लेकिंग द मैच्योर्ड स्टैंडर्ड एंड इंटरेस्ट। डिकेंस में मैच्योर्ड स्टैंडर्ड नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है, इसलिए वो डिकेंस को क्रिटिसाइज करते हैं। Aristotle is of the view that poetry is less philosophical than history. Aristotle की जो पोएटिक्स वर्क है उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है? Poetry is less philosophical than history. Number 2, poetry is more philosophical than history. Number 3, poetry and history cannot be compared at all. या फिर नंबर 4, it is unnecessary debate. तो हमारा आंसर है पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री।
In chapter number 9 of the Poetics, Aristotle famously writes that poetry is more philosophical and more serious than history. In fact, poetry speaks more of universals, whereas history of particulars. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 में कहा है एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, दैट इज इन एस.टी. कॉलरिज व्यू द प्राइमरी इमेजिनेशन इज। एस.टी. कॉलरिज ने एक बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, और उसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन इमेजिनेशन में दी है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिस्टिंक्शन बताई है, और इमेजिनेशन एंड फैंसी में भी डिस्टिंक्शन बताई है। तो उन्होंने क्या कहा है, द प्राइमरी इमेजिनेशन इज व्हाट, अ फैकल्टी ऑफ द माइंड इन एवरी इंडिविजुअल। नंबर 2, द क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट। नंबर 3, द यूनिक एबिलिटी ऑफ द पोएट, या फिर एज सेम एज फैंसी। तो हमारा आंसर है अ फैकल्टी ऑफ द माइंड इन एवरी इंडिविजुअल। प्राइमरी इमेजिनेशन हम सभी के पास होती है, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन पर्टिकुलरली एक आर्टिस्ट के पास होती है। ठीक, Which chapter of Collins's Biographia Literaria contains his famous distinction between fancy and imagination? अभी अभी मैंने आपको बताया इमेजिनेशन के दो प्रकार बताए हैं कॉलरिज ने, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, और फिर उन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी में भी डिस्टिंक्शन बताई है। तो वो कौन सा चैप्टर है बायोग्राफिया लिटरेरिया का जिसमें उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन में डिस्टिंक्शन बताई है? एंड द चैप्टर इज चैप्टर 13. According to I.A. Richards, the two use of language are emotional and emotive. I.A. Richards का नाम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उनकी फेमस बुक है। तो ये बताइए, उन्होंने टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के दो यूजेस बताए हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इमोशनल एंड इमोटिव, कम्युनिकेटिव एंड सजेस्टिव, रेफरेंशियल और साइंटिफिक, एंड इमोटिव, रेफरेंशियल एंड सजेस्टिव। तो आंसर है हमारा रेफरेंशियल और साइंटिफिक एंड इमोटिव, मीन साइंटिफिक एंड इमोटिव, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, एक गाना सुनिए, प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। सुना, अच्छा है ना? अच्छा ये बताइए, मैंने आपको ये गाना क्यों सुनाया? आप लोगों को बताना है भाई क्या डिफरेंस है इमोटिव लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये इमोटिव लैंग्वेज का एक उदाहरण था। आप चांद सितारे तोड़ के तो ला नहीं सकते हो। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो चांद और सितारों को हम तोड़ के नहीं ला सकते। हम इमोशनली अगर बात करें तो हम चांद सितारों को तोड़ के ला सकते हैं। जैसे इस गाने में वो बोलता है, क्या बोलता है? तेरे वास्ते में फलक से चांद लाऊंगा। चांद और सितारे तोड़ना ये साइंटिफिकली असंभव है, बट इमोशनल यूज है यहाँ पे लैंग्वेज का। आप देखेंगे पोइट्री में, सॉन्ग्स में हम शब्दों का, हम लैंग्वेज का इमोशनल यूज करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज वो होती है जो फैक्ट बेस होती है, और इमोशनल लैंग्वेज वो होती है जो इमोशनल बेस होती है, फीलिंग्स बेस होती है। ओके, आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि लैंग्वेज के वो कौन से दो यूजेस हैं जो आई.ए. रिचर्ड ने बताए हैं, रेफरेंशियल और साइंटिफिक एंड इमोटिव। रिचर्ड्स द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ हिज फेमस वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है। According to I.A. Richards, language can be used in two ways, the scientific use and the emotive use. Scientific use of language denotes truth and fact, while the emotive use of language denotes emotion. Next, Longinus considered Caecilius deficient on one of the following grounds. Longinus ने treatise लिखी थी on the Sublime, and that treatise was the rejoinder of Caecilius of Chalcate's treatise. Caecilius of Chalcate ने एक treatise लिखी थी, उसके जवाब में Longinus ने on the Sublime लिखी। तो Longinus considers Caecilius deficient on
one of the following grounds. First is discussion on the pathetic. Second, discussion on passions. Third, discussion on political rhetoric. Fourth, imitation of Isocrates. तो हमारा आंसर है discussion on passions. Aristotle in his Poetics mentions three painters, one of whom represents characters above the average. Identify the painter. एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में 3 पेंटर्स का उदाहरण दिया है, तो वो कौन सा पेंटर है हु रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स अबव द एवरेज? पॉसेनियस, पॉलिनोटस, डायोनिसियस, अपोलोडोरस। आंसर है पॉलिनोटस। एक्सप्लेन करते हैं। Aristotle's Poetics uses the example of painting as an analogy to illustrate certain facts about poetry, especially epic, tragedy, and comedy. Polygnotus depicts the man as better than they are and person words, while Dionysius made likeness. ठीक है, आगे बढ़िए। The tragedy comedy. The tragicomedy, which is the product of the English theatre, is one of the most monstrous inventions that ever entered into a poet's thought. जो ट्रेजिक कॉमेडी इंग्लिश थिएटर का एक प्रोडक्ट है, वो वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्ट्रस इन्वेंशंस है। किसने कहा? हु सेड दिस? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन? आंसर है जोसेफ एडिसन। Which of the following books offers an argument diametrically opposed to T.S. Eliot's Tradition and the Individual Talent? Tradition and the Individual Talent पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ T.S. Eliot पर, और यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने T.S. Eliot ने एक व्यू दिया है Tradition and the Individual Talent में कि जो नए राइटर्स होते हैं वो प्राचीन समय के पास के ग्रेट राइटर्स की जो राइटिंग्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और ट्रेडिशन को कैरी करते हैं। तो उसके अपोज में जो व्यू दिया गया है वो कौन सी बुक में है? इनमें से ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वो कौन सी बुक है जो इस बात का अपोज करती है? जेफरी हार्टमैन सेविंग द टेक्स्ट, लिटरेचर, डेरिडा, फिलॉसफी। सेकंड, हैरोल्ड ब्लूम्स द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। थर्ड, पॉल डेमान, Blindness and Insight. Fourth, Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination. So that book is Harold Bloom's The Anxiety of Influence. Harold Bloom अपनी बुक द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में बताते हैं कि जो न्यू राइटर्स होते हैं दे मिस इंटरप्रेट, दे मिस रीड द ग्रेट वर्क्स ऑफ ग्रेट राइटर्स। वो ग्रेट राइटर्स के ग्रेट वर्क्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements is incorrect in the context of John Dryden's An Essay on Dramatic Poesy? जॉन ड्राइडन की एक बुक है An Essay on Dramatic Poesy। तो इनमें से जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट स्टेटमेंट है Eugenius favors the modern over the ancients, arguing that the moderns exceed the ancients because of having learned and profited from their examples. Second है Christ argues in favor of the ancients that they establish the unities. Third है Lycidas argues that French drama is inferior to English drama. Fourth है Neander favors the moderns but does not disparage the ancients. As you know very well that An Essay on Dramatic Poesy is written by John Dryden और इसमें वो 4 कैरेक्टर्स प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक है यूजीनियस, दूसरे हैं क्राइट्स, तीसरे हैं लिसिडस और चौथे हैं निएंडर। निएंडर खुद ड्राइडन है, वो अपने व्यूज निएंडर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। सब लोग अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला व्यू नहीं प्रेजेंट किया गया है इस वर्क में An Essay on Dramatic Poesy?
कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट इज सी. लिसिडियस आर्ग्यूज दैट फ्रेंच ड्रामा इज इंफीरियर टू इंग्लिश ड्रामा. ये सच नहीं है. लिसिडियस ये कहता है कि फ्रेंच ड्रामा इंग्लिश ड्रामा से बेहतर है. वो ये नहीं कहता कि वो इंफीरियर है इंग्लिश ड्रामा से. तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमेसिस मीन्स. मिमेसिस मीन्स क्या होता है? एरिस्टोटल का दिया हुआ एक वर्ड है मिमेसिस. इज इट इमिटेशन और एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन और इमेजिनेशन? कौन सा वाला आंसर सही है? सो द आंसर इज it is imitation. Mimesis means imitation. So that's all for today. और अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए नमस्ते.